और सबसे पहले तो क्षमा, जो इतने लंबे समय तक आपसे मुखातिब नहीं हो सका। और आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में फिलहाल बहुत कुछ हो रहा है। तो वहां पर विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके के परिवर्तन की कवायद चल रही है, साथ ही शिक्षकों को जो मदद मिलनी चाहिए थी, राहत मिलनी चाहिए थी, उसमें कैसे ब्यूरोक्रेसी बन रही है अड़ंगा। और बात करेंगे कि राम मंदिर के नाम से क्यों परहेज कर रहे हैं योगी, और साथ ही बात होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब अगर नजरें लगी हैं तो अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर। और अगर ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के अलावा अगर किसी अन्य चुनाव में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की होती है और राजनीतिक दलों का जो सबसे ज़्यादा स्टेक होता है वो उत्तर प्रदेश को लेकर ही होता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। अब वहाँ पर 2017 में जिस तरीके से बीजेपी आई थी, तब से और आज के हालात में काफ़ी अंतर आ चुका है। कोरोना की महामारी के बाद जिस तरीके से वहाँ पर सियासी समीकरण बदले हैं, उसको लेकर वहाँ पर चुनाव से पहले परिवर्तन की कवायद तेजी से चल रही है। तो ये परिवर्तन किस तरीके के होंगे, किस हद तक होंगे, इस पर बात करेंगे राज की बात में बात। कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और सियासी तौर पर पड़ा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले साल शुरुआत में ही है। कुल मिलाकर केंद्र व यूपी दोनों जगह सत्ता में आसीन बीजेपी के पास अपनी तैयारियों के लिए बमुश्किल 6 माह का वक्त ही बचा है। अभी पंचायत चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से आईना दिखाया है, उससे संघ परिवार और बीजेपी दोनों की ही चिंता बढ़ना लाजमी है। पूरी हनक और ठसक से 3 साल तक तो यूपी की सरकार चली, लेकिन उसके बाद से विधायकों, मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरें आ रही थी। प्रशासनिक अकर्मण्यता भी यूपी में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में कोरोना के कहर के दौरान जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पर शुरुआती दौर में आपराधिक ढिलाई बरती गई, उसने जैसे आग में घी का काम किया। और पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद फिलहाल यूपी में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी नेतृत्व की आंखें अब खुली हैं। 1.5 साल पहले से ही बीजेपी नेतृत्व उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दुराग्रहों के चलते जिस तरीके से असंतोष पनप रहा था, उस पर उसकी नजर गई थी। साथ ही जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो नीतिगत निष्क्रियता, नौकरशाही के मोर्चे पर जो आ रही थी, इस पर ऑपरेशन पहले ही होना था, लेकिन कोरोना संकट के चलते ये टल गया था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जब बिल्कुल सिर पर हैं और उससे पहले पंचायत चुनाव के परिणामों ने पूरी तरीके से बीजेपी नेतृत्व को पंजों पर खड़ा कर दिया है। अब जबकि चुनाव बिल्कुल सिर पर आ पड़े हैं और जैसी रिपोर्ट बीजेपी को मिल रही है, उससे नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसलिए अब संघ और बीजेपी दोनों ने मिलकर अपने सबसे अहम गढ़ उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए कमर कस ली है। जनता को सीधे राहत पहुंचाने और उनका विश्वास फिर जीतने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं वे तो होंगे, लेकिन उसके साथ ही सांगठनिक और सरकारी स्तर पर 3 बड़े बदलाव देखने को जल्द ही मिलेंगे। इसी सिलसिले में दिल्ली में संघ और बीजेपी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। पीएम मोदी के आवास पर हुई इस बैठक में दत्तात्रेय होस बोले, जो कि संघ के नंबर 2 हैं और सरकारवा हैं। उनके अलावा बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेता भी मौजूद थे। खास बात है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी थे, लेकिन सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नहीं मौजूद थे। इसके बाद लखनऊ में घटनाक्रम काफी तेजी से बदला। गुजरात से पीएम मोदी के खास नौकरशाह रहे ए.के. शर्मा, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पर पीएमओ में भी थे, उनको एम गया था उत्तर प्रदेश। शर्मा लगातार समय मांगते रहे सीएम योगी से, लेकिन उनको समय नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बैठक के बाद शर्मा न सिर्फ सीएम आवास पहुंचे, योगी के साथ लंबी बैठक की, बल्कि उनके 2 अधिकारियों के साथ भी लंबी बैठक की। तो ये तो रहे सूरत हाल की बात, लेकिन अब आगे बीजेपी जो 3 कदम उठाने जा रही है वो क्या है, उस राज से उठाते हैं पर्दा। हालात में बदलाव के लिए सबसे पहला विकल्प ये था कि मौजूदा नेतृत्व में क्या परिवर्तन कर संदेश दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले योगी की जगह किसी और
को अब लाने में नुकसान ज्यादा दिख रहा है। पहले तो योगी पर व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। दूसरे, हिंदुत्व के मुद्दे पर उनकी आक्रामक छवि को खुद पार्टी खासा बुनाती रही है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर खामियां और पार्टी व सरकार में असंतोष के साथ कार्यकर्ताओं की नाराजगी के लिए ये संदेश जरूर दिया जाएगा कि यूपी में अगली बार सीएम कोई दूसरा हो सकता है। इससे नाराज लोगों में उम्मीद बंधेगी कि अगली बार उनकी सुनी जाएगी। साथ ही सीएम हटने से जो विपक्ष को मुद्दा मिलता वह भी नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार के बजाय संगठन में शीर्ष स्तर पर बदलाव की तैयारी है, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं हैं। क्योंकि नेतृत्व चाहता है कि 2017 में जब यूपी विधानसभा चुनाव में विजय मिली थी, उस समय अध्यक्ष रहे फिलहाल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिर से एक बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालें। लेकिन मौर्य इसके इच्छुक नहीं बताए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि मौर्य चाहते हैं कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि उनका तर्क है कि अगर वो सिर्फ अध्यक्ष बनते हैं तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। और साथ ही पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि जिस तरीके से असम में सर्बानंद सोनोवाल और हेमंतो बिस्व शर्मा की जोड़ी समांतर स्तर पर प्रचार कर रही थी, उसी तरीके का मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लगे, तब शायद परिवर्तन का संदेश जाएगा और बीजेपी को 2022 में फायदा मिलेगा। वैसे दिल्ली की बैठक के बाद संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होश बोले लखनऊ प्रवास पर भी थे। उन्होंने कोरोना से जो हालात प्रदेश के खराब हुए हैं उनसे जल्दी निपटने और लोगों में भरोसा कायम करने की नसीहत दी। परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने यहाँ किसी से कोई बात नहीं की, मगर ऊपर यह संदेश जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक मजबूत और लोकप्रिय नेता लाना जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्र देव अभी तक कुछ करने में नाकाम रहे हैं। साथ ही प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव या विस्तार की भूमिका बन चुकी है। ये तय है कि एके शर्मा को अब मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। जिस तरह यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन अपना अहमदाबाद प्रवास छोड़कर आनन फानन में लखनऊ आईं और सीएम योगी से उनकी मुलाकात हुई, उससे भी इसके प्रबल संकेत मिले हैं। राज की बात यह है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी अध्यक्ष पद पर भेजा जाता है तो ज्यादा संभावना है कि यूपी के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी बदलें, उनकी जगह कोई नया चेहरा आए और मौर्य की जगह एके शर्मा ले सकते हैं। तो आखिर अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या करेगी जो संभावित नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए? तो सबसे बड़ी राज की बात यह है कि भले ही मंत्रिमंडल के स्तर पर बहुत बड़ा फेरबदल ना हो, लेकिन नौकरशाहों पर केंद्र की भ्रुकुटी तनी हुई है। नीतिगत निष्क्रियता और चापलूसी के जरिए सीएम के खास बने हुए अधिकारियों पर पीएमओ की खास नजर है, उन पर कार्रवाई होना तय है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनाव के दृष्टिगत जमीन पर उतारा जा सके, उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1 लाख गांवों में बीजेपी पदाधिकारियों के प्रवास का जो कार्यक्रम बनाया है, वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो लोगों की नाराजगी है उसकी भड़ास बाहर निकल आए, ये उसकी एक कोशिश है। इसके अलावा जो तमाम आयोग और विभागों के चेयरमैन के पद खाली पड़े हुए हैं, उन पर भी अब ताबड़तोड़ नियुक्त की जाएगी, ताकि शिथिल पड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में कुछ संदेश दिया जा सके। हालांकि देखने की बात ये होगी कि ये पूरी कवायद कितनी कारगर साबित होती है। नतीजे तो भविष्य के गर्त में ही है। अदालतें कुछ भी आदेश दें, पीएम मोदी कुछ भी सोचें और सीएम योगी चाहे जो भी जतन करें, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यूं ही तो नौकरशाह नहीं कहे जाते। ये जो नौकरशाह हैं, यानी सरकारी नौकरों की जो शाह अंदाजी किस तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदों से लेकर अदालतों तक भारी पड़ती है, इसका एक नमूना फिर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। अदालत यानी हाई कोर्ट के आदेश के बाद और सरकार की हरी झंडी के बाद भी शिक्षकों के आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे की फाइल लटकती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी ये मामला कुछ दिनों के लिए और टल सकता है।
राज की बात में हम आपको नौकरशाही के हर फैसले में रोड़ा अटकाने की उस हरकत के बारे में भी बताते हैं जिससे यूपी सरकार को भविष्य में हाई कोर्ट की अवमानना के आरोप का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सियासी रूप से यूपी सरकार जितना सभी वर्गों में भरोसा कायम करने की कोशिश कर रही है, नौकरशाह की फाइलों को घुमाने की यह कार्यवाही बहुत भारी पड़ सकती है, खास तौर से चुनाव के। यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षकों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया था। शिक्षक संघों ने 1600 शिक्षकों के ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने की सूची जारी की थी, मगर यूपी सरकार ने सिर्फ 3 शिक्षकों को ही कोरोना से ग्रसित होकर जान गंवाने का आंकड़ा हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया। इसको लेकर शिक्षक संघों ने आक्रोश जताया, विपक्ष ने भी सवाल उठाए, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने 700 शिक्षकों की कोरोना से मौत की बात मानी। इन सभी शिक्षकों के परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। इस आंकड़े और प्रदेश सरकार के फैसले से शिक्षकों को राहत मिली और शिक्षक संघ भी सरकार के प्रति नरम हुए। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक कोई भी राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में सक्षम है। इस सच्चाई को समझते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार इस मसले में तत्पर हुई थी। लेकिन जब कोई सरकार अपने सियासी सहोदरों के बजाय नौकरशाही पर आश्रित हो जाती है, तो वही होता है जो इस मसले में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 700 शिक्षकों के आश्रितों की फाइल एक बार फिर फाइलबाजी यानी जो नौकरशाही की जो गुमानशाही है उसमें फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा की प्रमुख सचिव ने यह फाइल अग्रसारित कर दी वित्त और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को। लेकिन अब यह फाइल वित्त विभाग की तरफ से कुछ आपत्तियों के साथ लौटा दी गई है। अब जरा उन आपत्तियों को भी समझ लेते हैं। वैसे इन आपत्तियों के पीछे असली कहानी 350 करोड़ रुपए का खर्च है जो मुआवजे में देना होगा। अब जरा इन आपत्तियों पर भी गौर फरमाइए। कहा गया है कि इन शिक्षकों ने 2 टीके नहीं लगाए थे, इसलिए मुआवजे के लिए इनकी पात्रता नहीं है। खास बात है कि यह फाइल मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पास भी जाती है। अब वित्त विभाग के इस कदम के बाद शिक्षकों के बीच चुनावी माहौल में नाराजगी बढ़ने का खतरा और हाई कोर्ट की अवमानना का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ध्यान रहे कि दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन न देने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र सरकार तक को अवमानना का नोटिस थमा चुका है। तो ऐसे में वित्त विभाग के इस कदम से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का सन्न है। सूत्रों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने तय किया है कि यह फाइल फिर से वित्त विभाग को भेजी जाएगी, क्योंकि उसका कहना है कि ये जो गाइडलाइंस है कि 2 टीके लगवाने की अनिवार्यता वाली, ये उस समय तो आई नहीं थी। और साथ ही 1 मई से ही 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को टीका लगाने की मुहिम शुरू हुई है। तो ऐसे में शिक्षकों को 2 टीके लग भी कैसे सकते थे। कोरोना प्रबंधन में अव्यवस्था से नाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार पर टिप्पणी की थी कि यह सरकार राम भरोसे चल रही है। यह टिप्पणी योगी आदित्यनाथ को चुभ गई थी। वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस टिप्पणी को बरकरार रखा। राम भरोसे यानी किसी भी तरीके की सरकारी व्यवस्था ना होना, इस नकारात्मक टिप्पणी का असर कहें या फिर दूरदृष्टि। अभी क्या किया है योगी आदित्यनाथ ने कि राम मंदिर निर्माण से अपनी सक्रिय भूमिका या किसी भी इवेंट से खुद को दूर कर लिया। ये क्यों, ये राज की बात हम आपको आगे बताते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि राम और राम मंदिर, जिसके लिए बीजेपी और खुद योगी आदित्यनाथ ने इतना संघर्ष किया, वो उससे दूरी क्यों बनाएंगे। 5 शताब्दियों की तो राज की बात है कि ये दूरी इसलिए नहीं होगी कि बीजेपी या योगी की राम में आस्था नहीं रही या फिर राम मंदिर निर्माण में उनकी दिलचस्पी नहीं। दरअसल योगी आदित्यनाथ का आकलन है कि जब कोरोना से हालात विकट हैं, लोगों में कुछ परेशानियां हैं, कुछ नाराजगी है
और सियासत भी उफान पर है। ऐसे में राम मंदिर निर्माण को लेकर उनकी सक्रिय भूमिका या किसी भी उत्सव धर्मिता से जनता में गलत संदेश जाएगा। इसलिए जय श्री राम का उद्घोष थोड़ा हालात सामान्य होने के बाद ही किया जाएगा। दरअसल राम मंदिर निर्माण का काम तो ट्रस्ट कर रहा है, मगर वह यूपी सरकार की देखरेख में ही हो रहा है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ और उनके गोरक्षपीठ मठ का मंदिर आंदोलन में योगदान सर्वविदित है। अब राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रस्ट अपना काम कर रहा है। अयोध्या में दिवाली पर दीपोत्सव को योगी मेगा इवेंट पहले ही बना चुके हैं। सरयू के घाटों पर दीपों की कतार की चमक सूर्य के आभा मंडल को चुनौती देती दिखाई देती रही है। मगर इस मौके पर जब पूरा प्रदेश कोरोना की लहर में ग्रसित है, ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा उठाना संवेदनशीलता के लिहाज से योगी को उचित नहीं लग रहा है। यहाँ ये समझने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ राजनेता से पहले धर्माचार्य हैं, एक बड़े मठ के महंत हैं और स्वयं में राम भक्त हैं। और राम मंदिर आंदोलन को लेकर वो जितना मुखर और प्रखर रहे हैं, उतना शायद ही बीजेपी का कोई और नेता रहा हो। लेकिन वो ये जानते हैं कि ऐसे में जब विभीषिका इतनी चरम पर है, ऐसे में राम मंदिर का नाम लेना एक राजनीतिक संदेश दे सकता है। यूँ तो योगी आदित्यनाथ सीएम रहते जितनी बार अयोध्या गए हैं और किसी भी बीजेपी के नेता की तुलना में वो ज़्यादा गए हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर उत्सव धर्मिता या कोई भी ऐसा कदम उठाना जनता में गलत संदेश देगा, ये बात वो भली भांति समझते हैं। इसीलिए जब तक कोरोना के संकट को काबू नहीं कर लिया जाएगा, तब तक इस तरीके के किसी आयोजन से बचा जाएगा। बीजेपी मानती है कि अगर उत्तर प्रदेश फतेह हो गया तो दिल्ली की लड़ाई बहुत दुष्कर नहीं रहती है। तो जरा अब उस दिल्ली की भी बात कर लेते हैं, जिसका रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। राज की बात यह है कि पीएम मोदी अब जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और आने वाले समय में जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल करने की तैयारी में है। वैसे तो उनके मन की बात जानना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि इस कोरोना कहर की लहर में कुछ मंत्रियों का काम संतोषजनक नहीं रहा है, उनकी छुट्टी की जाएगी और कुछ नए चेहरे समायोजित किए जाएंगे। खास तौर से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के भविष्य को लेकर सवाल ज्यादा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन कभी भी प्रभावी नहीं दिखाई पड़े। इसलिए उनकी जगह किसी नए चेहरे को लाने की प्रबल संभावना है। इसी तरह असम से अभी खाली हुए मुख्यमंत्री पद से सर्बानंद सोनोवाल को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सोनोवाल के अलावा कई अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्री भी बीजेपी के पास हैं, जिनका अनुभव केंद्र में न सिर्फ मदद कर सकता है बल्कि उनका समायोजन भी होगा। इनमें देवेंद्र फडणवीस हैं और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी हैं। इन लोगों को सरकार में लाया जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में अहम जगह मिलने की पूरी संभावना है। वैसे भी यूपीए के दोनों कार्यकाल में सिंधिया मंत्री थे और उनके पास ऊर्जा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग रहा है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बदलते मौसम में सियासी हलचल तेज होने जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।